नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या संघ ने मन बना लिया है कि अगर हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई तो मोदी जी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी? संघ मोदी को हटवा देगा। ये क्या संयोग होगा, प्रयोग होगा, या कोई रणनीति है ऐसी कि ये तैयारी चल रही है? एन चुनाव से पहले संघ ने जाति जनगणना पर जो विवादास्पद बयान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। और मोदी अगर 4 राज्यों में बीजेपी के बाद हटे, बीजेपी की हार के बाद हटे, तो कौन होगा? अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ? अभय दुबे जी के संग रोड शो करता हूं, मैंने उनसे पूछी ये सारी बातें। मैंने पूछा कि संघ का ऑपरेशन मोदी के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि मोदी जी जब संघ पे 10 साल बाद इतने मेहरबान हैं कि सरकारी नौकरियों में संघ को अनुमति दे दे रहे हैं, मोहन भागवत की सिक्योरिटी अपने से ज़्यादा कर दे रहे हैं, अपने बराबर कर दे रहे हैं, तब भी संघ मैनेज नहीं हो पा रहा। संघ ने मन बना लिया है कि क्या अब मोदी जी को जाना होगा? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री पद से हट गए तो करेंगे क्या? एक बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा। उस बंगले में खाली मोर को दाना खिलाते-खिलाते ज़िंदगी कैसे काटेंगे? ये नोएडा के एंकर और एंकरनियाँ जो ये पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? मोदी जी आप बटुआ नहीं रखते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, इनका क्या होगा? और मोदी जी को इनकी याद नहीं आएगी। राजनीति कितनी निर्मम होती है, ये अभय दुबे जी ने आज समझाया एक बातचीत में। बहुत रोचक बातचीत है, मैं ज़्यादा आपके बीच में बाधा नहीं बनूँगा। राजनीति की इतनी बेहतरीन समझ अभय दुबे जी को हो सकती है, तो पूरा पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। मोदी का ऑपरेशन संघ या संघ का ऑपरेशन मोदी, क्या है खेल? चलते हैं अभय दुबे जी से ये गणित समझने के लिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं आज नागपुर बात कर रहा था अपने एक मित्र से, बहुत करीब हैं वो संघ के, और मेरे को उन्होंने पहले भी जो इनपुट दिए हैं संघ के बारे में, वो हमेशा सही साबित हुए हैं। आज उन्होंने मुझे एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है हुँ। कि अगर जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र ये 3 राज्य भाजपा हारती है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि मोदी जी के चेहरे में अब वो जादू बचा नहीं है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री बदला था, उस मुख्यमंत्री का इतने महीनों में कोई चेहरा बन नहीं पाया। महाराष्ट्र में कोई चेहरा है नहीं। तो यानी कमान पूरी मोदी जी सँभालेंगे, और पूरा दामोदार अब इन राज्यों पर है। उनका कहना था कि अगर ये 3 राज्य भाजपा हार जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, और संघ भी चाहेगा फिर, कि नेतृत्व में बदलाव हो, प्रधानमंत्री कोई और बने। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर 3 राज्य बीजेपी हार जाती है, तो भारतीय, और झारखंड भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ, अगर इन राज्यों में भाजपा हारती है, तो क्या भाजपा के भीतर से, संघ के भीतर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ सकती है? मोदी जी को कहा जा सकता है कि अब आप किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचिए, ये कुर्सी किसी और के लिए खाली करिए। देखिए, मोदी जी अपनी मर्ज़ी से तो कुर्सी से उतरेंगे नहीं। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्हें कुर्सी से उतारना होगा। क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी जी को कभी पसंद नहीं किया। जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो उन्हें नापसंद करता था और उसने संघ ने अपनी नापसंदगी कभी छिपाई भी नहीं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने की कोशिश कर रहे थे और अडानी और अंबानी उनके पीछे थे और देश के अन्य पूंजीपति कारपोरेट घराने भी उनके पीछे थे, जो गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात के जो बड़े-बड़े जलसे होते थे, उन जलसों में कहा जाता था कि देश का राजा हो तो ऐसा हो, मोदी जी की तरफ इशारा करके मुकेश अंबानी ने कहा था, आपको याद होगा ये बात। तो उस वक़्त संघ ने अपने भाजपा के तत्कालीन 2 अध्यक्षों को ये एजेंडा दिया था कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना है। लेकिन संघ अपने इस अभियान में सफल नहीं हो पाया। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने। फिर संघ को उम्मीद थी कि इनके पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होगा। गठजोड़ सरकार होगी तो वो मोदी जी को नियंत्रित कर पाएँगे। लेकिन संघ के दुर्भाग्य से उनको पूरा बहुमत भी प्राप्त हो गया। तो मोदी जी को नियंत्रित करने में वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए। 10 साल तक वो अपने मौके का इंतजार करते रहे। अब मौका उन्हें मिला है जब मोदी जी ने अपना बहुमत खो दिया है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहा है। संघ को भी अच्छी तरीके से पता है कि हरियाणा में बीजेपी किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीत सकती।
संघ को अच्छी तरह पता है, उसका तो कार्यालय ही मुख्य, सब लोग महाराष्ट्रियन है, सारे के सारे संघ के बड़े नेता जो हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी महाराष्ट्रियन है, मोहन भागवत भी महाराष्ट्रियन है, कार्यालय भी नागपुर में है। संघ का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्रियन लोगों का, उन्हें सब मालूम है, वहां भी जीतने की कोई संभावना नहीं है। सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ के बाद में जम्मू कश्मीर में भी इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और जो घमासान मचा हुआ है भाजपा, कश्मीर की भाजपा में, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक है। इंडियन एक्सप्रेस उनकी रिपोर्ट छपी है, आप उसको पढ़िए तो आपको खुद ही मजा आएगा कि वहां क्या हाल हो रहा है, वहां पर क्या जम के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन हो। तो इन लोगों के जीतने का कोई चांस नहीं। अब सवाल यह है कि हारना तय है और ये संघ को पता है। तो जब वो, और अभी जो मूड ऑफ नेशन जो कि सी वोटर का सर्वे है जो इंडिया टुडे में दिखाया गया, उससे भी बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर झारखंड को आप उसमें जोड़ देते हैं तो 3-0 का नतीजा 3-1 का नतीजा 100% तय है। अगर परिस्थिति भाजपा ने कुछ झारखंड में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया तो 4-0 भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा ये विचार करने की शुरुआत करना कि मोदी जी को हटाने की तैयारी शुरू की जाए, मेरा मानना है कि संघ मोदी जी को हटाने की तैयारी शुरू ही कर चुका है। इस वक्त संघ मोदी जी की कोई बात नहीं मान रहा। मोदी जी उनको बहुत मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अफसरों को संघ में जाने की, शाखा में जाने की इजाजत दे दी। फिर मोहन भागवत का जो सुरक्षा कवच था उसको उन्होंने अपने बराबर या उससे भी कुछ बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन इसका संघ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संघ पिछले 10 साल से बहुत ही परेशान हाल में था। उसकी कोई बात मोदी जी नहीं मानते थे, किसी भी किस्म का कोई सम्मान नहीं देते थे उन लोगों पे। आपको ध्यान होगा जब 2014 में मोदी जीते तो दूरदर्शन पर मोहन भागवत के भाषण का प्रसारण होने लगा था, मोदी जी ने बंद करवा दिया। अब दूरदर्शन पे मोहन भागवत का भाषण नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, भाषण दे देते हैं, उसको हिस्सा हिस्सा दिखा दिया जाता है, मतलब खबर के तौर पर, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। ये सब मोदी जी ने बंद करवा दिया था। तो वो तो बिल्कुल लगभग तय है, क्योंकि संघ ये भी देख रहा है कि मोदी जी को गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता, बार बार उन्हें रोल बैक करना पड़ रहा है। तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि गठजोड़ सरकार चला सके, और वो व्यक्ति राजनाथ सिंह के रूप में मौजूद है। और राजनाथ सिंह जी अगर नहीं है तो कोई संघ किसी दूसरे व्यक्ति को खोज के लाएगा। लेकिन अभी तो साफ तौर पर दिखता है कि संघ की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें राजनाथ सिंह की हैसियत मोदी से ज्यादा दिखाई पड़ रही है मुझे, कम से कम मेरा आकलन ये है। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर संघ जो है मोदी जी को हटाने की योजना बना रहा है। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत नजदीकी रूप से जुड़े हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने जो केरल का सम्मेलन था, उस केरल के सम्मेलन का एजेंडा लोगों को बताया है। उस एजेंडे का एक मुद्दा यह है किस तरीके से संघ युक्त भाजपा बनाई है। एक एजेंडे की लाइन है, संघ युक्त भाजपा बनाई है। आप समझ रहे हैं ना? यानी अभी तक वो मानते थे कि जो भाजपा मोदी और शाह के नेतृत्व में बनी है वो संघ युक्त भाजपा नहीं थी। उस भाजपा को दोबारा संघ युक्त बनाया जाए। जब सुनील अंबेकर जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उससे सवाल पूछा गया कि क्या संघ और भाजपा के बीच में कोई मतभेद है, क्या समस्या क्या है, दोनों के संबंध अच्छे हैं कि नहीं है। तो सुनील अंबेकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हमारे बीच में इश्यूज हैं कुछ। ये पूरा डिटेल में अखबार में छपा है जो उन्होंने कहा है, हमारे बीच में इश्यूज। पहली बार उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि हमारे बीच इश्यूज हैं, लेकिन ये एक परिवार के 2 सदस्यों का मामला है, ये मामला जो है हम लोग सुलझा लेंगे इत्मीनान से। उन्होंने ये भी उससे पूछा गया कि संघ के कितने स्वयंसेवक भाजपा में काम कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा संघ के बहुत से स्वयंसेवक भाजपा में काम कर रहे हैं और उसका हमारे पास एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि कौन व्यक्ति को कहाँ तैनात किया जाएगा। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने पर आमादा है, और वो ये चीज ये काम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, इसको वो करके मानेंगे। संघ को इसमें बहुत कम दिलचस्पी है कि सरकार के साथ उसके ताल्लुक कैसे हो। संघ की पहली प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संघ की संतान है वो पूरी तरीके से अपने पितामह के नियंत्रण में आए, और उसमें वो किसी भी किस्म की कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि शायद संघ शिवराज सिंह चौहान को भाजपा अध्यक्ष बनाना चाहता है, और मोदी और शाह को उस पर थोड़ा सा आनाकानी है। मोदी शाह के दूसरे नाम लेके आए थे, उनको संघ ने मना कर दिया कि इन पे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और कोई गारंटी नहीं है मेरी बातों की। अगर ऐसा है तो फिर शिवराज सिंह जी
इस्तीफा देंगे मंत्रिमंडल से और भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। और उनके अध्यक्ष बनने का मतलब ये होगा कि शिवराज सिंह जी के राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा एक बड़ा मुकाम होगा, जो उन्हें मुख्यमंत्री का पद तो कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद और देश के कृषि मंत्री का पद तो कुछ भी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होगा। और सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने इस बात को लेकर सहमति दे दी है, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैं बिल्कुल साफ कर दूं। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस मौके का फायदा उठाकर संघ मोदी जी को निपटा देना चाहेगा। अच्छा, इसमें इस लड़ाई की शुरुआत किधर से मानते हैं आप? इसकी विवाद की शुरुआत किधर से मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जेपी नड्डा को उस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं था कि जेपी नड्डा ने जिसमें कह दिया था कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है, और नड्डा ने जो इंटरव्यू दिया था, क्या वो नड्डा जी की अपनी सोच थी? क्या वो मोदी जी की सोच थी? वो अमित शाह की सोच थी? नड्डा क्या अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर संघ के ये लाइन कह सकते हैं, या फिर उनसे कहलवाया गया कि आप संघ को संकेत दे दो, संघ को साफ-साफ बता दो कि भई ज़्यादा हस्तक्षेप ना करो, हमें ज़रूरत नहीं? क्योंकि तब मोदी और शाह जी उस आसमानी घोड़े पर सवार थे जो 350-400 सीटें दिखा रहा था। उसमें उसमें उनको गुरूर था, अहंकार था कि हम तो 350 सीटें लेके आ रहे हैं और हम तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बहुमत आ रहे हैं। तब अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला यहाँ 2-2-4 पे सिमट के रह जाएगा। तो जो उस ताकत में गुमान में थे, उस ताकत के सपने देख रहे थे, क्या उन सपनों की वजह से जेपी नड्डा के मुँह से कहलवा दिया गया कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है? लड़ाई की बड़ी शुरुआत। मोटे तौर पे आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। मेरा मानना है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो बिल्कुल शुरुआती दौर में संघ ने पार्टी और सरकार के साथ जो समन्वय करना चाहा, उस समन्वय वो समन्वय मोदी जी ने थोड़ी बहुत आनाकानी अनिच्छा के बावजूद किया। लेकिन जल्दी ही मोदी जी इस तरह के समन्वय के खिलाफ हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किरदार को बदलना शुरू किया। उस किरदार बदलने में जो प्रमुख उनका हथकंडा ये था कि बाहर से दल बदल करके बड़े पैमाने पर लोगों को लाया जाए और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रमुख पदों पर उनको तैनात किया जाए। उन लोगों की निष्ठा मोदी और शाह के प्रति थी, मोहन भागवत के प्रति नहीं थी, क्योंकि वो संघ की संस्कृति से नहीं आए थे, ना ही भाजपा की जो राजनीतिक संस्कृति थी उसकी देन थे। पूरा उत्तर पूर्व ऐसे नेताओं से भरा हुआ है, सब जगह से ऐसे ही नेता लाए गए हैं जो कि ये कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आज तो स्थिति ये हो गई कि अगर भाजपा जब सारे देश में 2024 का चुनाव लड़ रही थी, तो उसमें 25% जिनको टिकट दिया गया था वो सब दल बदलू लोग थे। तो ये एक ऐसी, अभी राज्यसभा का जो लिस्ट निकाली गई उसमें सब दल बदलू थे। ये स्थिति है। जो मनन मिश्र जिनको अभी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, उनके बारे में तो जिस वक्त उन्हें राज्यसभा के सदस्य की लिस्ट निकाली गई थी, उस वक्त तक वो तकनीकी रूप से भाजपा के सदस्य भी नहीं हुए थे और उनका राज्यसभा के उम्मीदवारों में उनकी लिस्ट में नाम आ चुका था। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से ये काम चल रहा था। तो इनकी पूरी कोशिश थी कि संघ का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि संघ के पास स्वयंसेवक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का आधार है, इस तरह संघ का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन भाजपा के किरदार को भी बदला जाए। और संघ भी इस बात को समझ रहा था। 2019 की पूर्व संध्या से ही मोदी जी ने संघ के ये ऐलान कर दिया था कि वो संघ की कोई बात मानने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि 2019 के चुनाव में मोदी जी को 2014 से भी ज्यादा सीटें आ गई, तो संघ उनका कुछ कर नहीं पाया, वो चुपचाप बैठा रहा, वो देखता रहा। अब उसे मौका मिला है, तो अब वो उस काम को कर रहा है। मोदी जी मुगालते में थे कि उनको मोदी जी के लोग तो ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल ने जो घोषणा की है भाजपा को उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। जब एग्जिट पोल आया तो बहुत से लोग ये कहते हुए घूम रहे थे कि हमारा मानना तो ये है कि इससे भी एग्जिट पोल ने कम बताया है कि कितने मुगालते में थे। इसी मुगालते के कारण जेपी नड्डा से देखिए जेपी नड्डा तो बहुत छुटभैया किस्म के नेता हैं। उनकी तो स्थिति नहीं है कि इस तरह इतनी बड़ी बात बोल पाते। तो ये सब बड़ी बात बोलने के लिए उनसे कहा गया था और उन्होंने चुनाव के पहले बोली। और सुनील अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में यह भी साफ किया है कि संघ के स्वयंसेवकों की भाजपा के प्रति जो अनमनापन था, इसको भी स्वीकार किया है उन्होंने कहा कि इस चुनाव में संघ के स्वयंसेवकों का भाजपा के प्रति अनमनापन था, इसको भी उन्होंने सारी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली है। संघ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि जो आज की मौजूदा भाजपा है उसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। इस भाजपा को उसे छीनना है और दोबारा बदलना है। ये एक हम लोग छोटे थे तो कुछ एक कहावत कही जाती थी, मतलब शैतान बच्चे कहते थे कि हम या तो खेलेंगे वरना खेल बिगाड़ेंगे। तो संघ भी अब इस खेल बिगाड़ने की शैली पे आ गया है, जातिगत जनगणना पे
एक विवाद दे दिया है जिसपे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। लालू बोले, ये ने कह दिया कि ये कौन होते हैं? कान पकड़ के इनसे उठक-बैठक लगा के जाति जनगणना हम लागू करा देंगे। लालू तो बोलने में और आगे एक सीमा से आगे तक जाते हैं। क्या डाला? बोले कान पकड़ के, इनकी हैसियत क्या है, हम जाति जनगणना इन्हीं से करा के दिखा देंगे। तो चुनाव सिर पर है हरियाणा में, महाराष्ट्र में आरक्षण को लेके वैसी शिंदे सरकार पसीने-पसीने है। तो संघ ने क्या ये कह दिया कि हम या तो खेलेंगे या खेल बिगाड़ेंगे? आरक्षण को लेके कोई ज़रूरत नहीं थी, इसका जाति जनगणना को लेकर कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे जाति लगता है संजय जी, संघ बहुत होशियारी के साथ चल रहा है। लालू यादव की बात तो आप छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन संघ की राजनीति का एक मामूली अध्येता मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा ध्यान से उसको देखा है। वो न तो भारतीय जनता, न तो सत्ता का खेल बिगाड़ना चाहता है। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे कि सत्ता का खेल बिगड़ जाए। वो चाहता है गठजोड़ सरकार बनी रहे और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में रहे। इससे संघ को भी सत्ता की नजदीकी प्राप्त होगी, संघ को भी सत्ता का लाभ प्राप्त होगा। और संघ का अपना जो एजेंडा है, इस मुल्क को एक नए हिंदू समाज को एक नए तरीके से गढ़ने का, उस एजेंडे पे भी वो काम करता रहेगा। लेकिन वो मोदी जी के साथ अपना हिसाब भी साफ करना चाहता है। जातिगत जनगणना वाले सवाल के ऊपर तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे क्या है। तो वो भाजपा को फायदा भी पहुंचाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। तो ये उसका दोहरा लक्ष्य है। और इस दोहरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो बहुत ही सावधानी से कदम रख रहा है। वो एक डिसरप्टर या ऐसा नहीं, वो कोई गड़बड़ी नहीं पैदा करना चाहता। वो ऐसा नहीं चाहता है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी को लगे कि संघ ने उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठा दिया है या संघ ने बिल्कुल उसके मर्मस्थल पर प्रहार कर दिया। ऐसा नहीं है। संघ भाजपा को अपनी संतान मानता है और है भी भाजपा उसकी संतान, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। संघ उसको ऐसे 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 बच्चे की तरह, ऐसे लड़के की तरह देख रहा है जो उसने बाप की बात माननी बंद कर दी है और जिसने अपनी, तो वो उसको अनुशासित और नियंत्रित करके अपनी बात मनवाने के कायदे में लाना चाहता है। अच्छा, मान लीजिए अगर संघ की बात सही हो गई, ये हुआ कि मोदी जी को समझ में आ गया कि अब संघ के इशारे पे 50-100 एमपी अलग जा सकते हैं, मुहिम चला सकते हैं। तो मोदी जी किसको चाहेंगे? राजनाथ सिंह को या नितिन गडकरी को या किसी तीसरे आदमी को? कमान देखो, देखिए, अमित शाह या योगी? आप मेरा मोदी जी के बारे में ये अंदाजा था कि अगर भाजपा को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो मोदी जी बड़े ही लचीले तरीके से एक गठजोड़ सरकार का नेतृत्व करेंगे और उनके अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रकट होगा। लेकिन मैंने ये शब्द कहे भी थे, लेकिन मेरा ये अनुमान गलत साबित हुआ। मैं स्वीकार कर, उनके अंदर से अटल जी नहीं निकले, वो नरेंद्र मोदी ही बने रहे। और उन्होंने पिछले 3 महीने में साबित किया है कि उनको गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आती। वो मेल मिलाप करके, सलाह मशविरा करके, सब लोगों से पूछताछ करके, सबकी आम सहमति बनाकर सरकार चलाने की कला में माहिर नहीं। दूसरा मेरा आकलन ये है कि इन लोगों के पास केवल प्लान ए है, प्लान बी है ही नहीं। मतलब ये एक ही तरीके से सरकार चलाना, एक ही तरीके से राजनीति करना जानते हैं, दूसरा इनके पास कोई तरीका है नहीं। मोदी जी या तो अपने तरीके से राजनीति करेंगे या इनको हटा दिया जाएगा। अभी तो मुझे लग रहा है। और फिर संघ जिसको चाहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता बनेगा और इस गठजोड़ सरकार का प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 4 चुनाव होने वाले हैं, इन 4 चुनावों पर काफी कुछ निर्भर है। और अगर इन 4 चुनावों के तुरंत बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नहीं बदला गया तो उसके बाद अगले साल दिल्ली का और बिहार का भी चुनाव होने वाला है। तो ये सारी चीज अगला पूरा वर्ष, मैं कहता हूं ये महीने, इस साल के बचे हुए महीने, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने और अगले 12 महीने, यानी 16 महीने मोदी जी की सरकार इन 16 महीने में अपने चुनावी प्रदर्शन की कसौटी पर कसी जाएगी। न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे कसेगा, भाजपा के कार्यकर्ता उसको कसेंगे, बल्कि उसके जो सहयोगी दल हैं वो भी उसको इस कसौटी पर कसकर देखेंगे। 4 नाम हैं अभय जी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। आपको क्या लगता है संभावना किसकी सबसे ज्यादा बनेगी और क्यों बनेगी? राजनाथ अगर सिंह जी की। मतलब अगर इन चारों के बीच में मुझे तुलना करना हो तो मैं कहूंगा कि राजनाथ सिंह जी जो है वो प्रधानमंत्री पद के बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं एक गठजोड़ सरकार चलाने के लिए। वो सारी की सारी योग्यताएं, क्षमताएं, उस तरह का स्टेचर, उस तरह की हैसियत और उस तरह का आभा मंडल, उस तरह की उसकी स्वीकारोक्ति, ये सारी की सारी उनके पास है। आदित्यनाथ जी जो है वो केवल उत्तर प्रदेश की
जो राजपूत जाति है, देखिए किसी एक जाति का नेता होना प्रधानमंत्री पद के लिए कोई बहुत उपयोगी चीज नहीं है। मतलब अगर आप किसी एक प्रदेश में किसी एक जाति के नेता हैं, तो उससे कोई प्रधानमंत्री पद की आपकी बहुत बड़ी दावेदारी नहीं बनती। योगी आदित्यनाथ को संघ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखे, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। नितिन गडकरी के साथ में स्वास्थ्य वगैरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से एक हो सकता थोड़े उनकी तबीयत ठीक होती तो वो भी उस राजनाथ सिंह जी के मुकाबले आ सकते थे। लेकिन अभी तो इन 4 लोगों के जिन्होंने आपने नाम बताया है, और अमित शाह को तो वो अमित शाह तो मोदी जी के ही, मोदी जी चाहेंगे अमित शाह बने, लेकिन संघ नहीं चाहेगा। अच्छा, अगर मोदी जी का इन परिस्थितियों में बातचीत कर लें हम या विचार कर लें कि मोदी जी को हटना पड़ा, तो मोदी जी के हटने के बाद अमित शाह का भाजपा में कितना रुतबा, कितना दबदबा रह जाएगा, क्या हैसियत रह जाएगी? काफ़ी कम हो जाएगा उनका, काफ़ी उनका रुतबा कम हो जाएगा। उनको अपना अपनी वैकल्पिक रणनीति सोचनी पड़ेगी। अभी ही पार्टी के अंदर उनकी कई लोगों के साथ में तरह-तरह के संघर्ष हो रहे हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ के साथ उनका संघर्ष चल ही रहा है। पार्टी के भीतर भी अब जिस तरह से पहले उनका सिक्का चलता था, उतना सिक्का नहीं उनका चल रहा है। कहीं न कहीं किसी के साथ कभी झपट हो जाती, कभी किसी का झपट हो जाती। लोग अब उतनी तत्परता के साथ उनके सामने सिर नहीं झुकाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ तो पहले से ही बनने लगी हैं उनके लिए। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी देश में 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके बुढ़ापे का पैकेज तो बिल्कुल, जो रिटायरमेंट पैकेज है, वो तो बहुत बढ़िया है। उनको तुरंत दिल्ली के अंदर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक बढ़िया भव्य मकान मिलेगा, बंगला मिलेगा। उस बंगले में रहकर वो अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे के सारे साल गुज़ारेंगे। बीच-बीच में सम्मानजनक तरीके से वो कहीं जाके उनको भाषण देने के लिए बुलाया जाया करेगा। वहाँ वो अपने व्याख्यान वगैरह देंगे, और लोग उनके जब उनके शासन था उसकी उसकी उस वक़्त याद किए कि मेरे ख्याल से हर, जैसे मनमोहन सिंह का जीवन गुज़रा, जिस तरह अन्य रिटायर्ड प्रधानमंत्रियों का जीवन गुज़रा, उस तरीके से मोदी जी का जीवन गुज़रेगा। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी जितने महत्वाकांक्षी हैं, जितना वो एक्टिव दिखते हैं, वो एक बड़े बंगले में मोर को दाना खिलाते हुए अपना जीवन गुज़ार देंगे? उनको याद नहीं आएँगे वो एंकर और एंकरनियाँ जो पूछा करते थे कि आप इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? आप आम काट के खाते हैं, चूस के रखते हैं, आप बटुआ नहीं रखते हैं। तो जैसे मोदी जी ही को वो सत्ता से हटे जैसे ही वो सत्ता से हटे, वो जो एंकर और एंकरनियाँ हैं, किसी दूसरे से ही सवाल पूछने की तैयारी करने लगे। देखिए, ये सब काम तब होते हैं जबकि आप सत्ता में होते हैं और आगे भी आपको सत्ता में बने रहने की संभावना होती है। बड़ी संभावना होती है सर, कमज़ोर भी नहीं, बड़ी संभावना होती है। उसके बाद में ये सब लोग हट जाएँगे और कोई नहीं पूछेगा उनको। जैसे ही आप सत्ता से रिटायर होते हैं, उसके बाद आपका खेल खत्म। फिर कुछ भी नहीं बचता है। या तो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी प्रतिष्ठा हो, जिसमें आप सत्ता में रहें, सत्ता से बाहर रहें, कुछ भी रहें, फिर भी लोग आपके प्रति श्रद्धावनत हों। तो मोदी जी के प्रति तो किसी किस्म की श्रद्धा की भावना किसी में है नहीं, किसी के मन में है नहीं। वो तो सत्ता का जो एक प्रभामंडल है, वो दबदबा है, उसकी वजह से उनकी पूछ होती है। सत्ता गई, मोदी जी के प्रशंसकों की टोली भी अपने आप ही लुप्त हो जाएगी। तो अभय जी उस बड़े बंगले में मोर के अलावा और अमित शाह के अलावा उनसे मिलने कौन-कौन जा सकता है? उसके नाम क्या-क्या होंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से लोग उनसे मिलने जाएँगे, और जैसा कि होता है कि आदमी कंबल को छोड़ देता है, लेकिन कंबल उसे नहीं छोड़ता, ये पुरानी कहावत है। तो तो जो कोई आदमी इतने बड़े स्तर के ऊपर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में थामे रहा है, और 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहा है, 10 साल से ऊपर उसे दिल्ली में प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, तो 22 साल से ऊपर तो हो ही चुके हैं। और अगर 5 साल उनकी सत्ता चल गई, तो वो 27 साल लगातार सत्ता में रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो वो राजनीतिक जीवन में अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नया प्रधानमंत्री बनता है, वो भी तो अपनी सत्ता को मजबूत करता है। तो सबसे पहले जो पुराना होता है, उसकी 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 जड़ें काटता है। जिस तरह मोदी कोई जी ने आप लालकृष्ण आडवाणी की जड़ें काटी, जिस तरह मोदी जी ने गुजरात में केशु भाई पटेल की जड़ें काटी, उसी तरह उनकी भी जड़ें काटी जाएँगी। अच्छा, कोई आप बड़ा नेता का मतलब बाकी मैं उद्योगपतियों की बात और सामाजिक लोगों की बात नहीं कर रहा। आपके ज़हन में कोई बड़ा नाम आता है दिमाग में अमित शाह के अलावा कि ये बड़ा नेता उनके हाल-चाल लेने जाया करेगा? देखिए, उद्योगपति तो जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद से हटने की संभावना भी पैदा हुई, उसी दिन उन्हें थैंक यू वेरी मच बोल देंगे। ये अंबानी, अडानी दोनों? सब बोल देंगे। वो उनको जो नया प्रधानमंत्री आना, उसके साथ समीकरण बनाना है। उनको अपना बिज़नेस चलाना है कि इनके साथ वफ़ादारी दिखानी है।
सत्ता कितनी निर्मम होती है ना। निर्मम क्या, वो तो सीधी बात है भाई। आपको ऐसा ही करना, सब जगह ऐसा ही होता है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। अब देखिए ओबामा वगैरह वहां क्या कर रहे हैं, ओबामा वगैरह वहां क्या कर रहे हैं, कोई ओबामा वगैरह घूम घूम अपनी के भाषण अपनी वो देते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में कुछ तो खुशहाली अपनी पत्नी के संग जाते हैं, रेस्टोरेंट देखिए में चाय अमेरिका अमेरिका का पीते हैं। सीन अलग है, अमेरिका का सीन अलग है। वहां पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए एक बड़ी दुनिया है, बड़ा सार्वजनिक जीवन है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति लोग सक्रिय रहते हैं और बीच बीच में उनकी जो मौजूदा राष्ट्रपति है उनकी मदद वगैरह भी लेता है। लेकिन मोदी जी ने इस तरीके से अपने शत्रुओं का एक संसार बनाया है। मोदी जी ने अपने मित्रों का मोदी जी ने या तो अपने चाटुकारों का संसार बनाया है या अपने शत्रुओं का संसार बनाया है। वास्तविक प्रशंसक उनका कोई नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो हाँ, बड़ा वास्तविक ख़राब है। प्रशंसक उनका कोई नहीं, उनके ऊपर श्रद्धावनत कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो वो अपना अपना जो अंतिम समय है अकेले गुजारेंगे। अच्छा, ये बड़ा कितना कष्टदायक होता होगा ना कि 22, 24, 27 साल आप सत्ता के केंद्र में रहो, इतनी चकाचौंध में रहो, फिर अंतिम जो जीवन का देखिए अध्याय है मोदी जब जी को अगर सत्ता में टिकना है तो उन्हें विधानसभा चुनावों में कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। क्या कर दें? पाकिस्तान पे चढ़ाई हरियाणा कर जीत दें? जाए, हरियाणा जीत जाए, कैसे महाराष्ट्र जीत जीत जाए? जाए। अगर अच्छा इन 2 जीत राज्यों को वो जीत जाएँ तो फौरन सब लोगों को यकीन हो जाएगा कि मोदी जी की वापसी हो रही है। जीत उसके कैसे बाद जाए? हाँ, वो नहीं, वो जीत तो सकता ही नहीं, वो तो ठीक बात है। लेकिन ये हैं तो मैं बता रहा हूँ, वो हरियाणा जैसे हम लोग राहुल गांधी से उम्मीद करते थे कि राहुल गांधी ये जीत जाए, वो जीत जाए, तो वो सत्ता में जम जाएँगे, मोदी जी के बराबर आ जाएँगे। ऐसी उम्मीदें हमें मोदी जी से भी करनी चाहिए। अगर मोदी जी इतने चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो उनके बारे में बातें कही जाती हैं, तो वो इस वक़्त हरियाणा चुनाव जीत के दिखाएँ, वो महाराष्ट्र का चुनाव जीत के दिखाएँ, वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत के दिखाएँ। ये सारे खैर, चुनाव वो जीत के दिखाएँ ना, वो जम्मू कश्मीर का चुनाव जीत के दिखाएँ। ये तो अमित शाह के सामने चुनौती है भाई। ये जो है ये वो लोग थोड़ी हैं जो छत पे खड़े होके कीर्तन कर रहे थे कि हमने कश्मीर में ये कर दिया, वो कर दिया। अब कश्मीर में चुनाव जीत के दिखाएँ। जीत कैसे जाएँगे? हरियाणा में थोड़ी वो उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी सीटें वोट काट लेगी। आज वो कल जो है राहुल गांधी ने कहा कि भई हम लोग आपसे समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत शुरू हो गई है। अब आम आदमी पार्टी भी देखिए अगर आम आदमी पार्टी वैसे तो कांग्रेस वहाँ अकेले ही चुनाव जीतने में सक्षम है। लेकिन हाँ, अगर आम लेकिन आदमी पार्टी से उसका समझौता हो गया, तब स्थिति ये बनेगी कि दूसरे तमाम दल जो हैं छोटे-छोटे, जिन्हें वोट कटवा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहित कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ इनको उँगलियों पे गिनने लायक वोट मिलेंगे। और कश्मीर की स्थिति यह है कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में समझौता होने के बाद में किसकी वहां सरकार बनेगी, ये फोरगोन कंक्लूजन है, पहले से लोगों को पता है कि क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है और राजनीति बहुत निर्मम होती है, आज की बातचीत से लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आज हमने आज आपसे बहुत रोचक बातचीत करी। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी और समझा रहे थे कि इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को जॉइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।